वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग जो है ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ना शुरू कर चुके थे। तो लास्ट लेक्चर में पूरा इंट्रोडक्शन उसके बारे में हमने बात की थी। नाउ आर्टिकल 8.2 आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल सकते हैं। 11th क्लास की एनसीईआरटी ये है चैप्टर नंबर 8 और पेज नंबर जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं पेज नंबर 184। तो पेज नंबर 184 पर आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कैप्लर्स लॉस के बारे में। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले टाइको ब्राहे जो साइंटिस्ट था उसने विदाउट एनी एड यानी बिना टेलीस्कोप के नेकेड आई से यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया और उसके जो भी ऑब्जर्वेशंस थे उसको उनको समराइज किया और उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कैप्लर ने अपने लॉस दिए और कैप्लर के लॉस के बेसिस पर फिर नाम आता न्यूटन का। न्यूटन ने अपने लॉस दिए जो कि फेमस लॉ आप जानते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेट्स स्टार्ट विद कैप्लर्स लॉज। यहाँ से ये कंटेंट आपके सिलेबस में है, कंपटीशन के सिलेबस में भी है बच्चों, नीट और जेई के, और 11th क्लास के सिलेबस में है ना, 12th के सिलेबस में नहीं। द थ्री लॉज ऑफ कैप्लर कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, इस नाम से ही जाना जाता है उसको। All planets move in elliptical orbit with the sun situated at one of the foci। यानी फोकस का प्लूरल होता है फोकई। तो आप जानते हैं इलिप्स में दो फोकस होते हैं, जैसे एस और एस डैश। तो एस पर सन है, दूसरा फोकस खाली है और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें 2a को हम बोलते हैं सेमी सॉरी मेजर एक्सिस बोलते हैं और उसका जो आधा है उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। बी से लेकर सी तक के डिस्टेंस 2b ट्वाइस ऑफ स्मॉल बी, इसको कहते हैं बच्चों माइनर एक्सिस, छोटा वाला एक्सिस, और उसका जो आधा है उसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो पहला लॉ ये कहता है कि सभी प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं जिनमें किसी एक फोकस पर सन होता है, एग्जिस्ट करता है। An ellipse traced out by a planet around the sun, the closest point is P and the farthest point is A। P is called the perihelion, और वो जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम पेरिगी। पास वाली डिस्टेंस याद रखना आसान है बच्चों, P से पास, P से पेरिगी। तो डिस्टेंस PS इज आल्सो कॉल्ड पेरिगी। सबसे पास जब होगा प्लेनेट सन के तो पेरिगी, और सबसे दूर जब होगा तो डिस्टेंस SA ये होगा एपोगी। एपीहिलियन इज द पोजिशन, एपीहिलियन बोलते हैं इस पोजिशन को, और डिस्टेंस SA को बोलते हैं एपोगी। कुछ बच्चे एपोजी भी प्रोनाउंस करते हैं, तो एपोगी। P is called the perihelion and A is aphelion. The semi-major axis is half the distance AP. Drawing an ellipse, कैसे बनाना है आपको? एलिप्स बनाना है तो आपको क्या करना होगा बच्चों, एक स्ट्रिंग F1 और F2 के बीच बांध दीजिए, एक रस्सी, दो कील ठोककर कार्डबोर्ड पर, और एक पेंसिल लीजिए और पेंसिल को इस तरह से घुमाएं तो पेंसिल जिस पाथ को ट्रेस करेगी वो होगा एक एलिप्स। A string has its ends fixed at F1 and F2. The tip of a pencil holds the string taut and is moved around। तो आप देखेंगे आप एक इलिप्स ड्रॉ कर पाएंगे तो जिसमें दो फोकस होंगे F1 एंड F2। तो ये काफी काम की डिटेल हमने डिस्कस की। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स को और भी समझते हैं बच्चों। तो this law was a deviation from the Copernican model which allowed only circular orbits। ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। पहली बार कैप्लर ने elliptical orbits की बात की। The ellipse, of which the circle is a special case, is a closed curve which can be drawn very simply as follows। जैसा हमने अभी ड्रॉ करके देखा था। Select 2 points F1 and F2, take a length of a string and fix its ends at F1 and F2 by pins with the tip of a pencil। Stretch the string taut and then draw a curve by moving the pencil keeping the string taut throughout। बच्चों इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, मजा आएगा, आप करके देखें। फिगर 8.1 बी में दिखाया द क्लोज कर्व यू गेट इज कॉल्ड एन एलिप्स, उसको हम बोलेंगे एलिप्स। Clearly from
for any point t on the ellipse, the sum of the distances from f1 and f2 is a constant. f1 f2 are called the foci. ये फोकस का प्लूरल है बच्चों, जैसे रेडियस का प्लूरल रेडियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई, फोकस का फोकी. Join the points f1 and f2 and extend the line to intersect the ellipse at points p and a as shown in figure 8.1b. The midpoint of the line PA is the center of the ellipse O, and the length PO equal to AO is called the semi-major axis of the ellipse. ये इसको हम बोलेंगे. For a circle, the two foci merge into one, and the semi-major axis becomes the radius of the circle. यानी हम यूं कह सकते हैं सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, ऐसा हम कह सकते हैं. तो फर्स्ट लॉ इज सिंपली लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कि ऑर्बिट्स कैसे होते हैं प्लैनेट्स के. तो बच्चों इलिप्टिकल होते हैं. दीज आर नॉट सर्कुलर ऑर्बिट्स, दीज आर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. अगर आप अपनी बुक के एनसीईआरटी बुक के 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक के बैक कवर को देखेंगे तो वहां आप इस फैक्ट को रिवील कर पाएंगे जो फोटो दिया. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एरियाज. तो ये क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. सिंपली सेकेंड लॉ के नाम से जाना जाता है. तो आपको ये बात समझ लेनी होगी. जैसे आपसे कभी पूछे बोर का सेकेंड पोस्टुलेट, तो सेकेंड पोस्टुलेट इज फिक्स्ड. व्हाट इज द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर? केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं. mvr इक्वल टू nh/2 एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो. इसी तरह से न्यूटन सेकेंड लॉ, इट इज फिक्स्ड. What is Newton's second law? F equal to dp by dt. Rate of change of linear momentum is equal to applied force. तो बच्चों ऐसे 1 2 3 थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ, अगेन इट इज फिक्स. दो स्टेटमेंट है, क्लासियस स्टेटमेंट एंड कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. तो जो पूरे को लिंक करके आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं. तो सेकेंड लॉ मतलब सेकेंड लॉ, आप सेकेंड नंबर पर लॉ ऑफ ऑर्बिट्स को नहीं डाल सकते हैं. सेकेंड नंबर पर हमेशा यहाँ पर कैप्लर्स लॉ में क्या रहेगा? लॉ ऑफ एरियाज ही रहेगा. तो नंबर इज फिक्स्ड. तो सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरियाज. द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन, इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर ऑफ द प्लैनेट. स्वीप्स यानी पोंछा लगाना, पोंछा लगाना. जिसको नहीं प्रैक्टिस लगाकर देखें, पोंछा पोंछा लगाएंगे तो इस लॉ की फील आएगी. स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. दिस लॉ कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट प्लैनेट्स अपीयर टू मूव स्लोअर when they are farther. जब दूर होते हैं तो धीमे चलते हुए दिखते हैं from the sun, and then when they are nearer, पास होते हैं तो तेज चलते हुए दिखते हैं. तो बच्चों एरियल स्पीड जो है प्लैनेट की वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है. तो एरियल स्पीड कांस्टेंट है. इसी को हम अलग तरह से अगर कहते हैं तो हम कहते हैं कि जो रेडियस वेक्टर है जो सन से प्लैनेट को जोड़ रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करेगा, एंड इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरियाज. इसको हम प्रूव कर सकते हैं बच्चों. The planet P moves around the sun in an elliptical orbit. The shaded area is the area delta A swept out in a small interval of time delta t. तो इसका प्रूफ मैं अलग से करके बताऊंगा आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में. तो हमने दो लॉ पढ़े कैप्लर के, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरिया. तो यहाँ पर dA by dt वो कांस्टेंट आता है. यानी आप अगर इस शेडेड पोर्शन के एरिया की बात करें जो है एस पी पी डैश, इस ट्रायंगुलर लगभग ट्रायंगल है, इस पोर्शन का जो एरिया होगा वो उतना ही होगा जितना इधर रिमेनिंग पोर्शन का ये जो शेडेड है ये एरिया है. दोनों एरिया सेम होंगे. देन थर्ड लॉ, केपलर का तीसरा लॉ है लॉ ऑफ पीरियड्स. तो टाइम पीरियड जो होता है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन यानी कैपिटल थी का स्क्वायर of a planet is proportional to the cube of the semi-major axis of the ellipse traced out by the planet. तो सेमी मेजर एक्सिस क्या है आप जानते हैं. लॉ क्या कह रहा है मैं लिखकर बता देता हूं आपको. सेमी मेजर एक्सिस यानी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ एलिप्स. तो लॉ ये कहता है, जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरह से है, एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड, उसका स्क्वायर इट इज प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस को अगर मैं स्मॉल आर से दिखाऊं तो उसकी क्यूब के प्रोपोर्शनल है. ये थर्ड लॉ कहता है. जबकि सेकंड लॉ क्या कह रहा था? सेकंड लॉ कह रहा था एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट यानी dA by dt
इज कांस्टेंट। ये सेकंड लॉ कह रहा था। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था? फर्स्ट लॉ कह रहा था ऑर्बिट्स आर एलिप्टिकल, जब प्लैनेट घूम रहे हैं अराउंड द सन। तो थर्ड लॉ को और एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। द टेबल बिलो गिव्स द अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड्स। ये लॉ कैसे बना? टाइम पीरियड नोट किए गए प्लैनेट्स के ऑफ revolution of 9 planets around the sun along with values of their semi major axis, उनके साथ उनको रिलेट किया गया, कोरिलेट किया गया। तो डेटा फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ प्लैनेटरी मोशंस गिवन बिलो कंफर्म कैप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड्स। ए जो है वो सेमी मेजर एक्सिस है, 10⁻⁻10 मीटर में उसको नापा गया है। ये जो है ना 5.79 जो लिखा है, इसका मतलब 5.79 इंटू 10⁻10 मीटर। अब 10⁻10 मीटर को हम क्या कहते हैं? -10 होता तो बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, जो बहुत छोटी दूरी होती, एटॉमिक डिस्टेंसेस नापते हैं। ये है +10, तो नियर अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ, और वो होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, उसी के आसपास है। Venus 10.8, अर्थ 15 एग्जैक्टली बात करें तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, जिसको हम बोलते हैं AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लिखकर बताया तो बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट चैप्टर में। इसको ऐसे लिखते हैं 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और लाइट को सन से अर्थ तक आने में समय लगता है 500 सेकेंड, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15 इंटू 10 मिल जाता है 10 15 इंटू 10 को लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻11, या फिर एग्जैक्ट बात करें, लाइट की स्पीड एग्जैक्ट ले 3 लेने के बजाय 2.998, तो हमें मिलता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, which is the average distance between sun and the earth, semi major axis का। तो ये डिफरेंट प्लैनेट्स के ए की वैल्यू दी हुई है आपको, यहाँ टाइम पीरियड दिया हुआ है, एंड क्यू द क्वेश्चन T²/A³, ये वैल्यू दी हुई है जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रही है, आप देख रहे हैं, इन यूनिट्स ऑफ 10⁻34 ईयर स्क्वायर पर मीटर क्यूब। ये ईयर स्क्वायर पर मीटर क्यूब कहाँ से आया? जब टी का स्क्वायर करेंगे तो ईयर स्क्वायर ईयर में नापा गया है, ए का क्यूब करेंगे तो मीटर क्यूब आ जाएगा नीचे। तो ये इस तरह से टेबल इसके बेसिस पे बनाई गई। लॉ ऑफ एरियाज कैन बी अंडरस्टूड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज वैलिड फॉर एनी सेंट्रल फोर्स, है ना, WH मिसिंग है यहाँ पे, विच इज वैलिड कोई भी सेंट्रल फोर्स हमने पढ़ा था 11th क्लास में ही, इसी में पढ़ा था, जो फोर्स काम करता है along towards the center along the line joining the centers of the bodies, उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर हम लगाते हैं, जो कि वैलिड है सेंट्रल फोर्स के लिए, सेंट्रल फोर्स इज सच दैट द फोर्स ऑन द प्लैनेट इज along the vector joining the sun and the planet। तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। Let the sun be at the origin and let the position and momentum of the planet be denoted by R and P। R हो गया पोजिशन वेक्टर, P हो गया उसका मोमेंटम। Then the area swept out by the planet of mass m in time interval delta t is delta A given by half of R into V delta t। ये कैसे, मैं समझा देता हूँ कैसे। यानी ये प्रूफ यहीं दे दिया इटसेल्फ बुक में। मैंने तो आपको कहा था कि मैं प्रूव करके बताऊंगा, पर यहीं पर हमारे पास प्रूफ अवेलेबल है, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। तो देखते हैं ये किस तरह से है। तो साइमल्टेनियसली डायग्राम हम देख पाए, इसके लिए मैं डायग्राम यहां से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूं बच्चों, तो हम डायग्राम के रेफरेंस में बात कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी द डिटेल्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, वो कितना है, हाफ इंटू आर। इसको आपने बेस मान लिया, और जो आर्क है, आर्क वो है v स्पीड से डेल्टा t टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस। तो
पी डैश को हमने कितना मान लिया, v डेल्टा टी। तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी को इधर नीचे ले आऊंगा तो हाफ इंटू आर क्रॉस पी। अब वो p कहां से आया, p ऐसे आया कि m से डिवाइड कर दिया तो ऊपर m मल्टीप्लाई हो गया, तो m इंटू वी को हम लिख सकते हैं p। अब r क्रॉस p क्या होता है, होता है एंगुलर मोमेंटम l, और नीचे हो गया 2m, ये वाला हाफ का 2 और ये m, तो l अपॉन 2m। तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी किसके बराबर हुआ, l बाय 2m। अब हम जानते हैं कि यहाँ कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो है नहीं, v is the velocity, l is the angular momentum equal to r cross p for a central force which is directed along r, l is constant, क्योंकि कोई टॉर्क यहाँ काम नहीं कर रहा है। यह है जॉन्स कैपलर रिमेनिंग डिटेल। As the planet goes around here, delta by delta t is a constant, जब ये चक्कर लगाएगा तो एरियल स्पीड कांस्टेंट रहेगी according to the last equation in t square proportional r cube, this is the law of areas। ओके इसकी बात नहीं कर रहे, इसी की बात कर रहे हैं जो लास्ट में इक्वेशन लिखी, डेल्टा बाय डेल्टा टी इक्वल टू एल अपॉन 2m। ग्रेविटेशन इज ए सेंट्रल फोर्स एंड हैंस द लॉ ऑफ एरियाज फॉलोज। इस पर बेस्ड एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एग्जांपल 8.1, लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरिहेलियन, पेरिहेलियन है पास का पॉइंट p, इन द फिगर 8.1 a b vp एंड सन प्लैनेट डिस्टेंस। तो 8.1 a फिगर में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ बच्चों पहले, जिससे कि आप वो देख सकें। Here is the figure 8.1a। तो हम सॉल्व एग्जांपल 8.1 में इस फिगर के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। सॉल्व एग्जांपल 8.1a में हम बात करने वाले हैं फिगर 8.1a के रेफरेंस में। Here is the figure। Magnitude of the angular momentum at p is, ओहो ये तो वापस वही आ गई, कॉपी पेस्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, सो लेट्स चेक अगेन। Here is the correct figure। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, आप लोग भी सीख लीजिए कैसे ये सिस्टम चलता है। और 8.1 के सामने मैं इसको पेस्ट करता हूँ, अगेन द रॉन्ग फिगर, तो दोबारा से कॉपी करता हूँ, कॉपी सीधे पेस्ट। तो अभी आपने देखा सही डायग्राम अब हमें मिला है, तो हम इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एट p, जब p पर है प्लैनेट, इज lp, जो हो गया mp rp vp। सिंस इंस्पेक्शन tells us that rp and vp are mutually perpendicular। वेलोसिटी अगर मैं यहां पर इस पॉइंट पर निकालता हूं, सपोज पॉइंट p पर वेलोसिटी निकालता हूं, दिस इज vp and this is rp and both are perpendicular, this angle is 90 degree। Similarly LA A पॉइंट पर देखा जाए तो MP RA VA, यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली VA एंड हियर इट इज, थोड़ा सा टेढ़ा मेरे से बन गया, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज RA। और फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जितना एंगुलर मोमेंटम पॉइंट P पर है उतना एंगुलर मोमेंटम पॉइंट A पर होना चाहिए, बिकॉज एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे नहीं है। तो हमने दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूला मिलता है, VP अपॉन RA इक्वल टू RA अपॉन RP, सॉरी VP अपॉन VA इक्वल टू RA अपॉन RP। यहाँ से क्योंकि मास तो चेंज हुआ नहीं है प्लैनेट का, MP तो कट गया। अब क्योंकि RA इज ग्रेटर देन RP, एपिहेलियन जो है वो पेरिहेलियन से बड़ा है,
या सॉरी एपोगी इज ग्रेटर देन पेरिगी, एपीहेलियन तो पोजीशन है और एपोगी वो डिस्टेंस है, तो वीपी इज ग्रेटर देन वी, इसलिए वीपी यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी। द एरिया एस बी ए सी बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द रेडियस वेक्टर एस बी एंड एस सी इज लार्जर, एस बी ए सी, एस बी ए सी, ओके, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का समय। The area SBAC bounded by the ellipse and the radius vectors, इस एरिया की बात कर रहे हैं बच्चों, is larger than the SBPC, दूसरे वाले एरिया से बड़ा है। From Kepler's second law, equal areas are swept in equal times, hence the planet will take longer time to traverse BAC than CP। यहां से हमने ये प्रूव किया है कि प्लैनेट को पॉइंट सी से चलकर, कलर डिफरेंट ले लेता हूं मैं, पॉइंट सी से चलकर बी तक पहुंचने में ये जो एरिया स्वीप करना पड़ रहा है ये ज्यादा है, तो ये स्पीड कम रहेगी बच्चों आधे चक्कर में, और रिमेनिंग हाफ में जो स्पीड रहेगी वो तेज रहेगी, क्योंकि ये वाला जो एरिया है जो मैंने डिफरेंट वे में शेड किया है वो कम है। अब हम जानते हैं डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, इसलिए यहाँ से यहाँ तेज चलेगा तो कम समय लगेगा, यहाँ से यहाँ ज्यादा समय लगेगा, एरिया ज्यादा तो समय भी ज्यादा, एरिया कम तो समय भी कम, तो ये हमने प्रूव किया। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन इनको स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जल्दी मिलते हैं, हैप्पी लर्निंग।